हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको डायग्राम्स की मदद से ये सभी कीवर्ड्स समझाएंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सैटेलाइट्स का क्या मतलब होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है अंतरिक्ष में पाए जाने वाली चीजें। अब ये तो हुआ सैटेलाइट्स का मतलब, यानी कि वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। These satellites are man made, यानी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं, ये इंसानों ने बनाए होते हैं और फिर इंसान इन्हें बनाकर इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज देता है। और फिर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अर्थ है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, अर्थ के ऊपर ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें अर्थ से ही छोड़ा जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के काफ़ी क्लोज रहते हैं और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो मून है, ये अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ये काफ़ी क्लोज रहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसान बनाता है और फिर इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। लेकिन जो मून है ये भी अर्थ का ही सैटेलाइट है, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट है और मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ क्या होता है, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे कि आजकल जो हम ये इतना इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से होता है। जो हम मोबाइल पर बात कर पाते हैं या जो मौसम का हाल हमें पता चलता है कि मौसम कैसा रहने वाला है, वेदर कैसा रहने वाला है, तो ये सब भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से ही पता चलता है। इसके बाद सेकंड कीवर्ड है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जुपिटर और मार्स इनकी जो दोनों की ऑर्बिट है, देखिए ये जुपिटर की ऑर्बिट है और ये मार्स की ऑर्बिट है। ऑर्बिट यानी कि एक वो रास्ता होता है जिस पर ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो जुपिटर की ऑर्बिट और मार्स की ऑर्बिट, इनके बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ये आप देख सकते हैं पत्थर के टुकड़े होते हैं और ये पत्थर के जो टुकड़े होते हैं इन्हें ही एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। और ये एस्ट्रॉइड्स, ये पत्थर के टुकड़े जो जुपिटर और मार्स की ऑर्बिट के बीच में होते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी जुपिटर और मार्स की ऑर्बिट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। और यहाँ पर आप ये एस्ट्रॉइड का डायग्राम देख सकते हैं, ये इस तरह के ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। इसके बाद थर्ड कीवर्ड है कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या होता है? कैसियोपिया इज अ कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई, यानी कि जो कैसियोपिया है ये नॉर्दर्न स्काई में एक कॉन्स्टेलेशन है।
कॉन्स्टेलेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जो स्टार होते हैं वो कुछ पैटर्न बनाते हैं, कुछ डिजाइन बनाते हैं, और इन पैटर्न्स को, इन डिजाइन्स को जो कि स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो जो कैसियोपिया है ये भी एक प्रकार का कॉन्स्टेलेशन है, ये एक प्रकार का डिजाइन बनाया जाता है स्टार्स के द्वारा। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि जो ये कैसियोपिया है ये सर्दियों के दिनों में रात की शुरुआत के समय पर ये ऊपर नॉर्दर्न स्काई में नजर आता है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टोर्टेड लेटर W और M। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। तो ये जो कैसियोपिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये W या M की तरह नजर आता है, और डिस्टोर्टेड का यहाँ पर मतलब है बिगड़ा हुआ, यानी ये प्रॉपर W या प्रॉपर M तो नहीं लगता, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि ये W की तरह या M की तरह लगता है, जो ये कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन है। इसके बाद फोर्थ कीवर्ड है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और जो बहुत सारे और तरह के ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अंतरिक्ष में पाई जाने वाली चीजों को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इसके बाद फिफ्थ कीवर्ड है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि जो कॉमेट्स होते हैं ये हमारे सोलर सिस्टम का ही मेंबर होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो कॉमेट्स होते हैं ये कॉमेट्स भी सन के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका जो ये ऑर्बिट होता है ये बहुत बड़ा होता है और इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है सन का चक्कर लगाने में। Their period of revolution round the sun is usually very long। ये वही बात यहाँ पर लिखी है कि इनका जो रास्ता होता है सन के चारों तरफ वो इतना बड़ा होता है कि इन्हें सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। A comet appears with a bright head and a long tail। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो कॉमेट होते हैं उनका जो हेड होता है वो बहुत ब्राइट होता है और इनकी लंबी टेल, एक लंबी पूंछ होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉमेट का जो हेड है वो बहुत ब्राइट है और इसकी देखिए कितनी लंबी टेल होती है। The length of the tail grows in size as it approaches the sun। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब कॉमेट सन के करीब आता है, सन के पास आता है, तो उसकी टेल का जो साइज है वो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। The tail of a comet is always directed away from the sun। यानी कि कॉमेट की जो टेल होती है ये सन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी सन अगर इस साइड में है तो टेल इस साइड में होगी। इसके बाद सिक्स्थ कीवर्ड है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ स्टार्स which appears to form some recognizable shape is called a constellation। यानी ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि कुछ ऐसी शेप बनाते हैं जिन्हें कि पहचाना जा सकता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो कि रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, एक समझ में आने लायक इमेज बनाते हैं, इस तरह के ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इस डायग्राम में कुछ कॉन्स्टेलेशंस दिखाए गए हैं। इसके बाद सेवेंथ कीवर्ड है लाइट ईयर। लाइट ईयर का क्या मतलब होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है इसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अब अगले दो कीवर्ड्स हैं मीटियोराइट्स और मीटियोर्स। तो पहले हम मीटियोर्स को समझेंगे और उसके बाद हम मीटियोराइट्स पर आएंगे। तो पहले हम देखते हैं मीटियोर्स का क्या मतलब होता है। मीटियोर्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्काई, यानी कि जो मीटियोर्स होते हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये अंतरिक्ष में पाई जाती हैं।
A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. यानी कि जो meteors होते हैं स्टूडेंट्स, ये small object होते हैं जो कभी कभार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं. At that time it has a very high speed. और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. The friction due to the atmosphere heats it up. तो जब ये मेटियोर्स होते हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उस समय इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ये बहुत गर्म हो जाते हैं. इट ग्लोस, फिर ये चमकते हैं. एंड इवेपोरेट्स क्विकली, और फिर ये इवेपोरेट हो जाते हैं, जल जाते हैं, भाप में बदल जाते हैं. द meteors आर कॉमनली कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. यानी कि meteors को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. और यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये meteors को यहाँ पर दिखाया गया है. अब हम समझेंगे कि meteorites क्या होते हैं. Some meteors are large and so they can reach the earth before they burn off completely. यानी ये भी meteors ही होते हैं लेकिन इनका साइज बड़ा होता है और ये अर्थ पर भी पहुंच जाते हैं. यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, पास करके ये पहुंच जाते हैं बिना पूरी तरह से जले, बिना पूरी तरह से खत्म हुए. These are called meteorites. तो इन्हें क्या कहा जाता है? meteorites. अब जो meteors होते हैं ये छोटे होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और जल के खत्म हो जाते हैं. लेकिन meteorites साइज में बड़े होते हैं और ये बिना पूरी तरह से खत्म हुए, बिना पूरी तरह से जले, ये अर्थ तक पहुंच जाते हैं. अब अगला कीवर्ड है नेचुरल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो पहले हम ये समझते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. यानी कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं ये प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये मैन मेड नहीं होते, इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया. जैसे कि हमारा मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इसके बाद अगला कीवर्ड है ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या होता है? अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. यानी जो planets होते हैं स्टूडेंट्स, इनका एक फिक्स रास्ता होता है, एक फिक्स पाथ होता है, एक डेफिनेट पाथ होता है और ये उसी रास्ते के द्वारा ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. तो जितने भी ये प्लैनेट्स होते हैं इनका जो रास्ता होता है, जो इनका पाथ होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, इसी पाथ को उस प्लैनेट की ऑर्बिट कहा जाता है. यानी कि हर प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. इसके बाद अगला कीवर्ड है ओरायन. ओरायन क्या होता है? ओरायन इज अ वेल नोन कॉन्स्टेलेशन that can be seen during winter in the late evening. यानी कि जो ओरायन है ये कॉन्स्टेलेशन है जो कि सर्दियों के समय पर लेट इवनिंग में नजर आता है. It has 7 और 8 ब्राइट स्टार्स. और ओरायन कॉन्स्टेलेशन में 7 या 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं. ओरायन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर. यानी कि ओरायन को हंटर भी कहा जाता है. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन है. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्राइट स्टार्स आप देख सकते हैं जो ये एक पैटर्न बना रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं. इसके बाद अगला कीवर्ड है फेसेस ऑफ मून. फेसेस ऑफ मून का क्या मतलब होता है? The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक महीने के अंदर जो मून है उसका जो ब्राइट पार्ट हमें नजर आता है उसकी शेप बदलती रहती है. तो एक पूरे मंथ के अंदर जो मून का ब्राइट पार्ट हम देखते हैं जिसकी शेप बदलती रहती है, इन शेप्स को ही फेसेस ऑफ मून कहा जाता है.
जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक टाइम तो ऐसा आता है जब मून हमें नजर ही नहीं आता, फिर उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फिर एक टाइम पर आकर हम उसे पूरा एक चमकदार मून के रूप में देखते हैं, काफी ब्राइट होता है, पूरा बड़ा साइज हमें नजर आता है, और फिर उसके बाद मून का साइज ऐसे छोटा होने लगता है और ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये जो ब्राइट पार्ट हमें नजर आता है अलग अलग शेप्स में, इसी को फेसेस ऑफ मून कहा जाता है। इसके बाद अगला कीवर्ड है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर द लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी जो प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद अगला कीवर्ड है पोल स्टार। अब पोल स्टार स्काई में कहाँ नजर आता है, इसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये नीचे की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, ये आप जो कॉन्स्टेलेशन देख रहे हैं ये उर्सा मेजर है। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से ये बनी हुई है। अब इसके लास्ट के 2 स्टार्स को देखिए, अगर आप इन दोनों स्टार्स में यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पर ऊपर जाते हुए जब आप यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये पोल स्टार मिलता है, और जो पोल स्टार होता है ये ज्यादा ब्राइट स्टार नहीं होता। अब यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इफ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इट विल लीड टू द पोल स्टार। पोल स्टार इज नॉट वेरी ब्राइट। यानी कि अगर आप उर्सा मेजर के लास्ट के जो 2 स्टार्स हैं यहां पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में आते हैं तो यहां पर आपको ये पोल स्टार मिलता है, और पोल स्टार ज्यादा ब्राइट नहीं होता। इसके बाद अगला कीवर्ड है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब होता है? रिमोट सेंसिंग मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी कि जब एक डिस्टेंस से, एक दूरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो इसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इन सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचती है ये रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के द्वारा पहुंचती है। इसके बाद अगला कीवर्ड है सोलर सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज which revolve around it form the solar system। यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? सन और वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इनसे ही सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटियोर्स। यानी कि सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं या मेटियोर्स होते हैं। इसके बाद अगला कीवर्ड है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। एमिट का मतलब होता है बनाना, प्रोड्यूस करना। तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा सन है ये भी एक स्टार है क्योंकि हमारा सन भी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद लास्ट कीवर्ड है उर्सा मेजर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि उर्सा मेजर एक कॉन्स्टेलेशन है। Ursa Major is a famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night। यानी कि उर्सा मेजर एक फेमस कॉन्स्टेलेशन है जो कि आपको गर्मियों के समय पर अर्ली नाइट में नजर आता है, रात की शुरुआत में नजर आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, और उर्सा मेजर को बिग डिपर भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्सा मेजर एक बड़े से चम्मच की शेप में नजर आता है, और उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उर्सा मेजर को सप्तऋषि भी कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।